हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई एकेडमी। हम अपना चैप्टर कर रहे थे, पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे एंड पीरियोडिक टेबल में हमने डिवीजन ब्लॉक वाइज स्टडी कर ली थी, है ना। उसमें सिर्फ एक रह गया था, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। पहले हम वो कवर करते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में किन्हें कहेंगे हम? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में एंटर करे, राइट। सो क्या बोलोगे आप? लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द एफ ऑर्बिटल। फाइन। अब बात आई कि इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, क्योंकि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत पूछी जाती है। थोड़ी सी दिखने में टिपिकल लगती है ना, बच्चों को याद नहीं रहती तो पूछी भी जाती है। कॉन्फ़िगरेशन n-2, अभी मैं एक बार लिख देती हूँ, देन आपको बताती हूँ n-2 है क्या चीज़। n-2 f0 to 14, देन n-1 D0 to 2 एंड NS2। अब आप ये देखिए, हमें पता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हैं जो बिल्कुल पीरियोडिक टेबल के नीचे दो रोज हैं, है ना। कितने एलिमेंट्स हो गए वो टोटल? 14 + 14। 14 ही क्यों? क्योंकि आपको पता है एफ और में आपका जो एफ सबशेल है उसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 7। 7 × 2 14। तो एक में आपकी जो ऊपर वाली है लेंथेनाइड्स, उसमें भी इसी तरह 14 एलिमेंट्स, नीचे भी 14 एलिमेंट्स। सो टोटल 28 एलिमेंट्स हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। नंबर अप्रॉक्स थोड़ा पता होना चाहिए। ओके, अब बात आती है कि फिलिंग किसकी होती है। दो आपकी सीरीज हैं एफ ब्लॉक की, एक ऊपर है पूरी और एक नीचे है, ठीक। एक में फिलिंग होती है 4f की, एक में 5f की। तो हम सीक्वेंस वाइज करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको ये बता दूं ये n-2 का क्या मतलब है, n-1 का क्या मतलब है। NS2 का मतलब सबसे आउटर मोस्ट शेल आपका, है ना। जैसे इनके केसेस में आपका 6s 7s रहेगा, क्योंकि आपके नीचे वाले ये लास्ट वाले रोज हैं, पीरियड्स हैं। ओके, देन n-1 मतलब उसके जस्ट पहले वाला d ऑर्बिटल। फाइन। एंड n-2 मतलब कि आपका जो भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रहा होगा, 6 है 7 है, उसमें से 2 माइनस करके अंदर वाला। क्योंकि आपको पता है, देखो एनर्जी जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप अरेंज करते हो, जैसे आपका आता नहीं है 3d एंड 4s में, राइट। 4s पहले होता है, 3d बाद में, तो वही तो हुआ आपका n-1। इसी तरह से यहाँ पे भी है, ठीक। एंड इसमें आपके जितने एलिमेंट्स हैं f ऑर्बिटल में चेंजेस आ रहे हैं, कहीं पे जीरो भी है। अब आप देख सकते हो ना, जीरो है। जीरो कब आएगा? आप ये सोच सकते हो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन f में एंटर ही नहीं कर रहा, जीरो है तो हम उसको f ब्लॉक में क्यों रख रहे हैं। बट देयर आर सम एक्सेप्शंस एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में बहुत एक्सेप्शंस है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेके, ठीक है। राइट नाउ उसको आपको इतनी ज़रूरत नहीं है। जब हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का चैप्टर सेपरेटली पढ़ेंगे वहां आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, क्योंकि अभी फिलहाल जितना आपको ज़रूरत है मैं उतना ही बता रही हूँ इस चैप्टर के रिगार्डिंग। ओके, तो एफ में आपके कभी कभार 0 इलेक्ट्रॉन है, बाकी 14 तक इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो रही है, ठीक। एंड इसी तरह से डी में कि कहीं कहीं जब आपकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसी आएगी एक्सेप्शन वाली, तो डी में भी इलेक्ट्रॉन्स की वेरिएशन आती है 0 से लेके 2 तक। सो और S आपका NS हमेशा कंप्लीटली फिल रहता है। दूसरी एक बात और मैंने आपको बताया था, n-1 का मतलब पेनल्टीमेट शेल, है ना। n-2 का मतलब क्या है? मतलब भी क्या बोलूं, वर्ड क्या यूज होता है वो आपको जानना जरूरी है। एंटी पेनल्टीमेट शेल, ठीक है। ये नाम आपको पता होना चाहिए। n-2 का मतलब एंटी पेनल्टीमेट, n-1 मतलब पेनल्टीमेट, और n आपका आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। या आउटर मोस्ट आपका जो भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसके रिगार्डिंग। ये इसलिए बता दिया क्योंकि ये वर्ड्स अगर कहीं भी यूज में आए तो आपको पता लग जाए। ओके, अब करते हैं हम फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था। ट्रांजिशन सीरीज जो आपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स की हैं उसमें से बीच में से निकल के आए हैं, इसलिए इनका नाम क्या है? इनर ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज किसकी फिलिंग हो रही है इसमें? 4f की। 4f ऑर्बिटल की फिलिंग हो रही है। कहां से कहां तक है मैंने पहले भी बताया था। देखो ऊपर आपका लास्ट क्या था? 57 था ना, उसके बाद अगला 58, तो सीरियम 58 से लेके ल्यूटेटियम 71। इसका नाम क्या है? सीरियम ल्यूटेटियम, ठीक। नाम ये आपको पता होने चाहिए। सबसे ज़्यादा मुश्किल नाम एफ ब्लॉक
के ही लगेंगे यूजुअली, क्योंकि पढ़े नहीं होते हैं ज़्यादा। ठीक, ओके। एफ और 4f ऑर्बिटल की फिलिंग हो रही है सीरियम से लेके ल्यूटेटियम तक, एंड नाम भी मैंने आपको बता दिया, एटॉमिक नंबर बता दिया। अब बात आ रही है कि दूसरी ट्रांजिशन सीरीज, पहले वो कर लेते हैं। सेकंड है आपकी सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज। ठीक, इसमें किसकी फिलिंग होगी? 5f की, 5f ऑर्बिटल। अगर आप ध्यान दो तो देखो ये 4f था ना, मतलब n-2, राइट? सो n-1 क्या होगा? ये 4 है अगर, तो ये 5 होगा, ये 6 होगा। तो 6th पीरियड वाली बात आ गई ना। मैंने कहा था मेन शेल आपका पीरियड बताता है। तो अगर आप ये देखोगे कहाँ से निकला है, 6th पीरियड में से निकला है ना। तो यहाँ से भी हमारा क्लैरिफाई हो गया कि आपका 4f है एंड डी वाला आपका 5d होगा, बाकी 6s होगा। ऐसे ही नीचे वाले में क्या होगा? 5f, देन डी आपका कौन सा आ जाएगा? 4d। ठीक है, नो सॉरी 4d नहीं, 6d एंड 7s। फाइन, एक इंक्रीज करना था। 5f ऑर्बिटल की फिलिंग है, एंड यहाँ पे जो आपका एटॉमिक नंबर है या आप कह सकते हो एलिमेंट है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है आपको ध्यान हो, 90 से 103। ठीक है, 90 से पहले क्या था? ऊपर हम पीरियोडिक टेबल जब कर रहे थे, जो आपकी लास्ट रो थी वहाँ पे आया था एक्टिनियम 89। यहाँ पे क्या आ जाएगा? थोरियम 90 से लेके लॉरेंशियम 103 तक। थोरियम, लॉरेंशियम। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहा जाता है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स, नाम से देखो क्या पता लग रहा है? रेयर अर्थ एलिमेंट्स मतलब कि अर्थ क्रस्ट में कम ही मिलते हैं, इसलिए इनका नाम है रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ठीक, और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, क्या कहते हैं हम? लैंथेनॉइड्स या फिर लैंथेनाइड्स। क्लियर? ऐसे ही इसको क्या कहेंगे? एक्टिनॉइड्स या फिर एक्टिनाइड्स। तो बेसिकली आपको हर ब्लॉक वाइज, आप ये कह सकते हो पीरियड वाइज, ग्रुप वाइज पूरी पीरियोडिक टेबल की नॉलेज होनी चाहिए। कौन सा एलिमेंट कहाँ है, कैसे लाई कर रहा है, किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, सो इनर ट्रांजिशन सीरीज बता दिया। रेयर अर्थ एलिमेंट्स के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि अर्थ क्रस्ट में कम मिलते हैं। नेम्स लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स क्यों कहा जाता है अगर पूछा जाए? बिकॉज दीज एलिमेंट्स आर फॉलोड बाय मतलब कि किसके बाद में आ रहे हैं? लैंथेनम एंड एक्टिनियम के। लैंथेनम का एटॉमिक नंबर 57, एक्टिनियम का 89। ठीक है, इतना आपको आई थिंक होपफुली क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अब तक हम जैसे जैसे ब्लॉक वाइज पढ़ रहे हैं तो मैंने काफ़ी हद तक चीज़ें इसी तरह से इसी पैटर्न में पढ़ाई हैं कि आपको इजीली समझ में आ जाए। अब देखिए बात क्या आती है कि जो आपके नीचे वाली सीरीज है यानी एक्टिनाइड्स, उसमें आपके ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव हैं। ये बात ध्यान रखना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं ये। ठीक है, ऑल रेडियो एक्टिव। एंड स्टार्टिंग के जो 3 एलिमेंट हैं 90, 91, 92। ठीक है, इनका मैं अभी नाम लिखूंगी, यहाँ रब करके हम नाम लिख लेते हैं। वो 3 एलिमेंट्स देखो नेचुरली रेडियो एक्टिव हैं, मिलते हैं नेचर में। उसके बाद के जितने एलिमेंट्स हैं उनको क्रिएट किया गया है या बनाया गया है बाय न्यूक्लियर रिएक्शंस। ठीक है, सो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं उनका नाम देख लेते हैं। सो एक्टिनाइड्स में देखिए एक बार दोबारा देखते हैं कहाँ से कहाँ तक एलिमेंट्स हैं जो मैं बताना चाह रही थी। एक्टिनाइड्स यानी कि सेकंड जो आपकी ट्रांजिशन सीरीज है, थोरियम से लेके, थोरियम आपका 90 एटॉमिक नंबर, लॉरेंशियम तक Lr। ठीक है, 103। ये इतना मैंने आपको बता दिया था। ये Lr आई थिंक मैंने गलती से शायद Lw ना लिख दिया हो, प्लीज मेक इट पॉइंट। ये Lr लॉरेंशियम का शॉर्ट फॉर्म जो एब्रीवेशन है, मतलब सिंबल Lr है, Lw नहीं है। कई बार आप स्पेलिंग लिख रहे होते हो ना लॉरेंशियम, तो जल्दबाजी में लिख दिया जाता है। ओके, देन अब यहाँ पे आपका 90 वाला, 91 एंड 92। ठीक, थोरियम, मैं पूरा नाम ही कर देती हूँ क्योंकि ये नाम आपको एक्चुअली पता होने चाहिए। थोरियम, ठीक है, TH, प्रोटो एक्टिनियम, प्रोटो
एक्टिनियम Pa, और तीसरा है आपका यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम तो आप सबने सुना हुआ है, यू। ये 3 एलिमेंट्स आपके नेचुरली रेडियो एक्टिव हैं, रेडियो एक्टिव एंड अकर इन नेचर। फाइन। बाकी इसके बाद के जो एलिमेंट्स हैं, बाद के मतलब कहाँ से लेके कहाँ तक, 93 से लेके 103 तक। 93 वाला आपका क्या है, नेप्टूनियम, इसकी शॉर्ट फॉर्म देखो Np है, पूरा नाम भी लिख दे रही हूँ मैं, नेप्टूनियम। यहाँ से लेके लास्ट आपका क्या, वही 103 लॉरेंशियम तक। ठीक है, उसका तो मैंने आपको नेम ऑलरेडी बता ही दिया है। ये आपके आप कह सकते हो आर्टिफिशियली बनाए गए हैं, आर्टिफिशियली क्रिएटेड बाय न्यूक्लियर रिएक्शंस के थ्रू क्रिएट किए जाते हैं एंड मेनली यूरेनियम से क्रिएट किए गए हैं। आपको पता है ना, न्यूक्लियर रिएक्शंस में यूरेनियम को अगर हम बम्बार्ड कराते हैं तो हम एक नए एलिमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने आपको एक वर्ड बताया था पढ़ाते पढ़ाते, आई थिंक किसी को ध्यान हो गया नहीं, आई डोंट नो, ट्रांसम्यूटेशन, कि एक न्यूक्लियस को अब दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट अगर कर रहे हो तो। फाइन। सो आर्टिफिशियली क्रिएटेड थ्रू न्यूक्लियर रिएक्शंस, क्लियर, थ्रू न्यूक्लियर रिएक्शंस एंड मेनली ये बाय यूरेनियम बने हैं, इसलिए इनको मतलब इन एलिमेंट्स को 93 से 103 को कहा जाता है ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन आता है व्हाट आर ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, सो यू शुड नो इट। या ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स कहा जाता है क्योंकि दे आर फॉलोड बाय यूरेनियम एंड ऑल्सो क्रिएटेड बाय यूरेनियम। कैसे, न्यूक्लियर रिएक्शंस की हेल्प से बम्बार्डमेंट करा के आप एक न्यूक्लियस को दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट कर रहे हो। नेचुरली अगर आप बम्बार्डमेंट करा रहे हो हीलियम के साथ या बीटा रेस के साथ, तो आपके चेंजेस आएंगे एटॉमिक नंबर में, प्रोटॉन नंबर में, राइट। सो उन्हीं सब का यूज करते हुए आपका एक न्यूक्लियस कन्वर्ट हो रहा है दूसरे में, एंड इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसम्यूटेशन। ठीक, सो ये क्लियर हो गया आपका। हमने एलिमेंट्स देख लिए कि कौन कौन से थे जो रेडियो एक्टिव नेचुरली हैं और कौन से आपके आर्टिफिशियली हैं, उनका नाम देख लिया, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। अब हमारे नेक्स्ट चीज़ जो आई वो क्या है, जनरल प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है किसकी, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। सो नेक्स्ट हम लोग करते हैं, मैं इसको इसी साइड ही कर ले रही हूँ रब करके। इसकी प्रॉपर्टीज एक्चुअली देखो ज़्यादा तो स्टडी होते नहीं, आपको पता लग रहा है कि रेडियो एक्टिव है ना। सो रेडियो एक्टिव है इट मीन्स डेंजरस है, बट स्टिल कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी जो हमें करनी है, जनरल प्रॉपर्टीज। ओके, जनरल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हैवी मेटल्स हैं, है ना, ये तो क्लियर ही है, पता ही है कि हाँ एटॉमिक मास इनका काफ़ी है, हैवी हैं एंड मेटल्स हैं। बहुत बच्चों को डाउट रहता है कि लैंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स एक्चुअली मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स है, क्या है। सो दे आर मेटल्स बट हैवी इन नेचर। फाइन। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट्स इनकी बहुत वेरिएबल होती हैं। ठीक है, सो क्या जाएगा पॉइंट हमारा, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, एंड ये भी कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। एंड दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स में, एक्टिनाइड्स ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। ठीक, एंड उसमें भी मैं ब्रैकेट में लिख दे रही हूँ मेनली एक्टिनाइड्स, ताकि क्लियर रहे आपको कि दोनों में से कौन ज़्यादा क्रिएट करते हैं। फाइन। अच्छा, और क्या प्रॉपर्टीज है हमारी, हो गई, हाँ रेडियो एक्टिव इन नेचर, ये हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं अभी, रेडियो एक्टिव इन नेचर। सो ऑलमोस्ट हमने सारी प्रॉपर्टीज कर ली हैं। हैवी मेटल्स हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात आ गई, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, रेडियो एक्टिव इन नेचर। फाइन। तो नीचे वाले आपके जितने भी 28 एलिमेंट्स हैं थोड़े कम स्टडी होते हैं, बट पहले तो बिल्कुल नहीं होते थे, अब ग्रेजुअली इनकी स्टडी भी होने लगी है। सो हमने पूरा पीरियोडिक टेबल देखो, पीरियड वाइज पढ़ा, ग्रुप वाइज पढ़ा, ब्लॉक वाइज पढ़ा। अब एक चीज़ रह गई कि हम ओवरऑल ये पढ़ लें
कि कहाँ मेटल्स हैं, कहाँ नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, थोड़ा सा उस पर ध्यान देते हैं। उसके बाद हम कैलकुलेट करना सीखेंगे कि कोई अगर आपको एलिमेंट दिया है तो उससे आप ग्रुप निकालना कि कौन से ग्रुप से वो बिलोंग करता है, पीरियड निकालना कि कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, ब्लॉक निकालना, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। फाइन, ओके, सो मूव ऑन करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, देखिए पूरे पीरियोडिक टेबल में मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स कहाँ कहाँ हैं वो थोड़ा सा एक बारी ओवरव्यू ले लेते हैं। वैसे तो आपको ऑलरेडी पता ही है, बट स्टिल मेटल्स मैक्सिमम पीरियोडिक टेबल में मेटल्स ही हैं, अप्रॉक्स 75-78% आप ये कहो कि मेटल्स हैं। फाइन, कहाँ कहाँ है, जितना आपका पूरा एस ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, ठीक, एंड एफ ब्लॉक, ये तो पूरा ही आपका मेटल्स वाला पार्ट है, ये सारे ही आपके मेटल्स हैं। पी ब्लॉक में भी इनफैक्ट ऊपर वाले जो हैं आपके वो नॉन मेटल्स हैं, नीचे वाले तो मेटल्स ही हैं, ठीक। सो मेटल्स की उसके बाद प्रॉपर्टीज अगर हम डिस्कस करें, देखो प्रॉपर्टीज आप पहले भी कर चुके हो, सिंपल, मेलिएबल, है ना, डक्टाइल, बार बार इसलिए मैं रिवाइज करवा दे रही हूँ, जस्ट मेलिएबल, डक्टाइल, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये इन जनरल कह रही हूँ मैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। या आप ये कह सकते हो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, हार्ड होते हैं ओवरऑल, सॉफ्ट मेटल्स आपके खाली एस ब्लॉक वाले हैं। फाइन, तो इस तरह के आपके मेटल लस्ट्रस होते हैं, इस तरह की प्रॉपर्टीज है ना मेटल की। बस एक चीज़ आपको वो देनी है, एक्सेप्शन ध्यान रखनी है। एक्सेप्शन देखिए, मेटल्स आपके यूजुअली किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड्स, ठीक है ना, सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। एक्सेप्शन क्या है, बस ये आपको याद रखनी है, एक्सेप्शन है आपकी Hg, मरकरी, ठीक है। ये आपका लिक्विड में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड फॉर्म में, क्लियर, लिक्विड फॉर्म। और 2-3 एलिमेंट्स और हैं जिनका काफ़ी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो भी आपको नाम याद रखने हैं। एक है देखिए आपका सीजियम, ठीक है, और उसके बाद है आपका एक फ्रेंशियम एंड गैलियम। ऊपर वाले दोनों आपके एस ब्लॉक में हैं, गैलियम आपका पी ब्लॉक में है। इन तीनों का काफ़ी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, तीनों मेटल्स हैं, बट स्टिल इनके मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्शनली काफ़ी कम है। क्लियर? सो आई होप मेटल्स में आपको इतना ही करना है, ज़्यादा और करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने मेटल्स की प्रॉपर्टीज यूजुअली की हुई हैं, कहाँ कहाँ मेटल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, थोड़ा बहुत आपका जो एक्सेप्शन था वो मैंने बता दिया, प्रॉपर्टीज़ हमने इन जनरल जैसी डिस्कस कर ली, और प्रेजेंट कहाँ है हमारा, ओवरऑल हमने वो भी बता दिया। अब इसके बाद हमारा आता है नॉन मेटल। नॉन मेटल देखो आपका कहाँ है, अगर हम ओवरऑल देखें पूरे पीरियोडिक टेबल में हमारे एक्सट्रीम राइट कॉर्नर में टॉप वाले जो जितने एलिमेंट्स हैं लिमिटेड से, ये एक्चुअली नॉन मेटल्स हैं ही बहुत कम, है ना, लिमिटेड है, वेरी फ्यू कह सकते हो इन नंबर, लिमिटेड, वेरी फ्यू इन नंबर, ठीक, अप्रॉक्स 18 तक, अप्रॉक्स 18 इन नंबर आपके नॉन मेटल्स हैं, ठीक। और वो भी कहाँ हैं, टॉप राइट कॉर्नर, टॉप राइट कॉर्नर, है ना, जैसे जहाँ पे आपके हाइड्रोजन, ये है ना आपका कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ये सारे आपके जो उधर वाले हैं ओवरऑल, वो सब आपके नॉन मेटल्स हैं। अब नॉन मेटल आपके मोस्टली कैसे एग्जिस्ट करते हैं, अच्छा इसके अलावा हमने ये तो क्लियर कर लिया। हाँ, प्रॉपर्टीज अब हम करते हैं सॉरी, प्रॉपर्टीज में देखिए नॉन मेटल आपके ये तो सॉलिड्स की तरह करते थे, एक्सेप्शन क्या था, एक ये एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड्स एंड गैसेस, नॉन मेटल्स, सॉलिड्स एंड गैसेस, ठीक है। एक्सेप्शन है यहां पे एक ब्रोमीन, ये लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ब्रोमीन आपकी एक्सेप्शन हो गई। एंड ओवरऑल देखो इसमें आपका लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, ठीक, बट एक्सेप्शन वहां पे भी आपकी आ गई बोरोन एंड कार्बन की, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बट एक्सेप्शन क्या आ गई, बोरोन एंड कार्बन, बी एंड सी। एक्सेप्शंस याद रखना बहुत ज़रूरी है, एंड क्योंकि कुछ चीज़ें एक्सेप्शंस जो है वही ज़्यादा पूछी जाती है एमसीक्यूज़ में, या कई बार 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। प्रॉपर्टीज़ में बाकी जैसे ये मेलिएबल टेक्टाइल हैं वो नहीं होती हैं, बाकी नॉर्मली आपने जो प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल्स की पहले की हुई हैं, नॉन लस्ट्रस,
एंड ऑल, वो सारी सेम प्रॉपर्टीज़ है, उसमें कोई चेंज नहीं है। जो मेन चीज़ बतानी थी वो जस्ट मैंने ये बता दी कि हमारे पीरियोडिक टेबल में नॉन मेटल्स एक तो कम है, बहुत कम नंबर है, अप्रॉक्स 18, कहाँ लाई करते हैं, ठीक है, ये चीज़। अब इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स मैंने आपको बताया था, स्टेयरकेस सीढ़ी की तरह है ना, आपको दिखता है पीरियोडिक टेबल जब आप देखो, जिनकी प्रॉपर्टीज दोनों मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की तरह है, मतलब वो दोनों प्रॉपर्टीज शो करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, मेटलॉइड्स या फिर सेमी मेटल्स भी बोल देते हैं कभी कभार, विच शो प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे इसमें, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ठीक है, उसके बाद आर्सेनिक है, देन एंटीमनी है, सो टेल्यूरियम है, टेल्यूरियम में आपका टेल्यूरियम रहने दो, आप ये चार करो क्योंकि यूजुअली इन चार का ही नाम सबसे पहले लिया जाता है एंड यही काउंट होते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक एंड एंटीमनी, ठीक। सो ये आप जब देखोगे पीरियोडिक टेबल स्टेयरकेस सा आता है ना, ये वहाँ आपके एलिमेंट्स हैं, उसके आसपास ये एलिमेंट्स लाई करते हैं। अब बात आती है मेटेलिक नेचर एंड नॉन मेटेलिक नेचर की। हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, अलोंग द पीरियड आपका मेटेलिक नेचर क्या हो रहा है, मेटेलिक नेचर डिक्रीजेस, ठीक है। एक चीज याद कर लो, चाहे मेटेलिक नेचर चाहे नॉन मेटेलिक, अगर मेटेलिक नेचर डिक्रीज हो रहा है, कैसे याद रखोगे कि आपके इधर तो मेटल्स थे एंड राइट साइड जाते जाते नॉन मेटल्स आ गए, सो मेटेलिक नेचर डिक्रीजेस, अपोजिट इसका क्या हो जाएगा, नॉन मेटेलिक नेचर इंक्रीजेस अलोंग द पीरियड। अब बात करते हैं डाउन द ग्रुप में, मेटेलिक नेचर इंक्रीजेस, ठीक, एक दूसरे के अपोजिट हैं, अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट हैं, और डाउन द ग्रुप आपका नॉन मेटेलिक नेचर घटेगा, मेटेलिक नेचर इंक्रीज होगा। क्लियर है? सो हमने मेटल्स कर लिए, नॉन मेटल्स कर लिए, मेटलॉइड्स कर लिए। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, देखिए पीरियोडिक टेबल की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज, कुछ इसके डीमेरिट्स भी हैं एंड कुछ एडवांटेज वो करते हैं। एडवांटेजेस पहले करते हैं। देखिए एडवांटेजेस आपकी बेसिक सा है, सबसे मेन चीज़ तो आपको दिख ही रहा है कि एक ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक वे में पूरा पीरियोडिक टेबल हमारा क्रिएट हो गया है, क्योंकि इसके पहले अभी तक सब कुछ एक हैफजर्ड मैनर जिसको हम कहते हैं ना, सारा कुछ फैला हुआ सा था, प्रॉपर नहीं था, आप स्टडी कर सकते हो। सो हम पहला पॉइंट क्या कह सकते हैं, ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक स्टडी कह सकते हैं, सिस्टमैटिक स्टडी पॉसिबल है प्रेजेंट वाले पीरियोडिक टेबल में, राइट। प्रॉपर क्या किया है, प्रॉपर ग्रुपिंग की है। प्रॉपर ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है कि किस एलिमेंट्स को किसके साथ रखना है, वो प्रॉपर है। जैसे आपको ध्यान हो, मेंडलीव वाले में क्या किया था, एक्टिव मेटल्स एंड कॉइनेज मेटल्स साथ में रख दिए गए थे, राइट। सो यहाँ पे वो प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व हो गई। उसके बाद तीसरी चीज क्या है आपकी, कि प्रॉपर्टीज इजी टू स्टडी, इजी टू स्टडी प्रॉपर्टीज, ठीक। एंड आपको ध्यान हो 8th ग्रुप जो उसमें था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, वो 9 एलिमेंट्स जो अलग से थे उनकी प्रॉपर पोजीशनिंग कर दी है, एंड वो मेनली कहाँ गए हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाले आपके जो पीरियड्स हैं लास्ट, उनमें प्रॉपर अरेंज हुए हैं, ठीक है। सो हम इसके लिए क्या कह सकते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स प्रॉपरली अरेंज्ड, प्रॉपरली अरेंज्ड कौन कौन से पीरियड में हुए, अगर आप ध्यान दो तो 4th, 5th, 6th, 7th, है ना, प्रॉपरली अरेंज्ड इन 4th, 5th, 6th एंड 7th पीरियड। ये पॉइंट हमने जस्ट इसलिए कंसीडर किया है क्योंकि पिछले वाले पीरियोडिक टेबल में 8th ग्रुप में एक साथ वो 9 एलिमेंट्स अलग से रख दिए गए थे, जिसका कि लॉजिक नहीं बन रहा था एंड वो क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किए गए थे। अच्छा, दूसरी बात, रिएक्टिविटी के बेसिस पे भी देखो, ग्रुप 1, 2 को क्या कहा गया, 1 एंड 2 को एक्टिव मेटल्स, ठीक है ना, एक्टिव मेटल्स कंसीडर किया गया। और बाकी आपको पता है 13 से लेके 18 तक नॉन मेटल्स हैं, वो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। 3 से, हाँ 3 ग्रुप 3 to 12 तक, ठीक, इनको हैवी मेटल्स कहा गया। सो एक्टिव मेटल्स, हैवी मेटल्स, नॉन मेटल्स हो गए आपके 13 to 18, उनको यूजुअली
13 to 18 को नॉन मेटल्स कह दिया जाता है क्योंकि अपर वाले जितने हैं आपके वही ज़्यादा आपके कह सकते हो कि फेमस हैं या उनका ज़्यादा रोल है, तो इसलिए ओवरऑल हम ये कह देते हैं कि वहाँ नॉन मेटल्स हैं। ठीक, ओके। उसके अलावा जो आपके इनर ट्रांजिशन सीरीज़ हैं, एफ ब्लॉक हो गया, उसमें अगर आप ध्यान दें तो मोस्टली एलिमेंट्स आपके रेडियो एक्टिव इन नेचर हैं, उनकी स्टडी प्रॉपर हो सकी। बट एक चीज़ है कि नॉर्मल एलिमेंट्स एंड जो नेमिंग की गई वो नेमिंग भी प्रॉपर डिज़ाइन की गई है, तो नेमिंग वाला आप एक पॉइंट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। उसके अलावा इन जनरल यही पॉइंट्स हैं एडवांटेजेस के लिए जो हम रिपीट बार बार करके करें कि प्रॉपर स्टडी, प्रॉपर ये प्रॉपर्टीज़, उसका कोई रोल नहीं है। दीज आर द मेन पॉइंट्स ओनली जो हमें डिस्कस करने थे। अब डी मेरिट्स आपकी अगर बात करो, डी मेरिट्स सिर्फ 2 ही हैं, ज़्यादा नहीं है। आपको भी पता है क्या, एक तो हाइड्रोजन की पोजीशन है ना, हाइड्रोजन की पोजीशन प्रॉपर नहीं है, हमने पहले भी डिस्कस किया था। हाइड्रोजन ग्रुप 1 में भी ठीक बैठ रहा है एंड ग्रुप 17 के साथ भी, क्योंकि हाइड्रोजन H+ एंड H- दोनों बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज भी करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन भी कर लेता है, तो किसकी तरह, दोनों की तरह बिहेव कर पाएगा, है ना। जैसे आपके हैलोजेंस हैं, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ले सकते हैं बड़े इजीली, तो उसी तरह से हाइड्रोजन का भी केस है। दूसरा आपका जो मेन डीमेरिट है वो है एफ ब्लॉक, कि वो अलग से आपको नीचे रिप्रेजेंट करना पड़ा, उसकी एडजस्टमेंट विद इन द पीरियोडिक टेबल नहीं हो पाई। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। और पीरियोडिक टेबल के रिगार्डिंग 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूछे जाते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, जो आपने लैंथेनाइड्स किए ना, लैंथेनाइड्स ऑलमोस्ट आपके सारे आप कह सकते हो नेचर में मिलते हैं एक्सेप्ट 1। ठीक है, क्या है वो एक्सेप्शन? लैंथेनाइड में एक एलिमेंट है प्रोमिथियम। प्रोमिथियम, इसको याद रखो, डोंट अकर इन नेचर। ठीक है, ये नेचर में ऐसे नहीं मिलता और सिंथेटिक एलिमेंट है। सिंथेटिक एलिमेंट का मतलब कि इसको बनाया जाता है। क्लियर? एंड यस, फर्स्ट मैन मेड सिंथेटिक एलिमेंट पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर आप पढ़ें, फर्स्ट मैन मेड मतलब सिंथेटिक एलिमेंट, वो है टेक्नीशियम। एटॉमिक नंबर इसका याद रखो 43। ठीक है, याद है ना आपका? ये आपका आता है, ये सिंबल आपने TC किया हुआ है। ठीक है, ये आता है मैग्नीज के नीचे, डी ब्लॉक में आपका आता है, दिस इज फर्स्ट मैन मेड सिंथेटिक एलिमेंट। सो बाकी बोरोन की सबसे कम एटॉमिक वॉल्यूम रहने दीजिए, वो ज़्यादा नीड नहीं है। ये 2 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, एक आपका टेक्नीशियम का पूछ लिया जाता है, एक प्रोमिथियम। सो ये 2 चीज़ माइंड में रखना। पीरियोडिक टेबल अब हमने पूरा कर लिया है एंड आई होप आप लोगों ने प्रॉपर स्टडी कर लिया होगा, क्योंकि अब हम नेक्स्ट करेंगे फिगर आउट करना, पीरियड ब्लॉक एंड ये सब चीज़ें कैलकुलेट करना, एंड उसके बाद हमें ट्रेंड करना है जिस पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, एंड वो जो आपका ट्रेंड वाला पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो मूव ऑन करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक। सो प्रिडिक्शन आपको करनी है ग्रुप की, ब्लॉक की, पीरियड की फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो, वैसे तो ये वैसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, बट इन केस कई बार इसका यूज़ और क्वेश्चंस में भी आ जाता है। कैसे? क्योंकि आपको पता है इनऑर्गेनिक पार्ट जो है आपका, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी जो भी आपके एग्जाम में आएंगे, MCQs आएंगे, पीरियोडिक टेबल पे एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ट्रेंड्स हैं, काफ़ी कुछ है। तो इन केस अगर आपको कभी याद ना आए कि कौन सी ग्रुप से बिलोंग करता है कौन, तो आप इजीली इस मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। बट आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में एटॉमिक नंबर दिया होता है, पहले आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो। कैसे लिखोगे? तीनों रूल्स का यूज़ करते हुए। आपको रूल्स पता है ना कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल करना है, ऑफ बू प्रिंसिपल, अच्छा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी वाला हुंड्स रूल, सबका प्रॉपर यूज़ करते हुए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, एंड देन उससे आपको क्लियर होगा कि ग्रुप कौन सा है, पीरियड कौन सा है, एंड तीसरा आपका ब्लॉक कौन सा है। सो पीरियड आपका कैसे पता लगेगा? जब हम पीरियड्स वाइज क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था हर पीरियड एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी शेल को डिनोट करता है, राइट? सो किससे पता लग जाएगा आपका? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस शेल। ठीक है, वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल आपका जो भी होगा, उसका जो n की वैल्यू होगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी, वो बताएगा कि पीरियड आपका कौन सा है।
ओके, ब्लॉक में तो आप पढ़ते ही आए हो, जैसे हमने डिवीजन अभी ब्लॉक वाइज पढ़ी थी तो हमने क्या कहा था, इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, है ना। सो कैसे पता लगेगा, ऑर्बिटल विच रिसीव्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन, राइट, ऑर्बिटल विच रिसीव्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन। ओके, एंड तीसरा क्या चीज रह गया आपका, ग्रुप। ग्रुप में थोड़ी सी वेरिएशन है, कैसे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, सबके लिए थोड़ा अलग अलग है। एस ब्लॉक के लिए देखिए आपने क्या करना है, डायरेक्टली आपने कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वहां से आपको पता लग जाएगा कि कौन सा ब्लॉक, कौन सा ग्रुप है। एस ब्लॉक के लिए टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपने चेक करने हैं, वहां से आपको पता लगेगा एस ब्लॉक। पी ब्लॉक में आपने क्या करना है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल प्लस 10, ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10। क्लियर, ये 10 क्यों है, आप देख सकते हो पी ब्लॉक ग्रुप 13 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो वहां पे आप जो गैप आ रहा है वो उसी के लिए एक्चुअली 10 दिया हुआ है। तीसरा है आपका डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने हैं कहाँ कहाँ में, n-1 डी में प्लस ns में, ठीक है, दोनों जगह आपके कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, n-1 डी में एंड ns में, जितने इलेक्ट्रॉन्स आपके टोटल करके आएंगे वो आपको बताएगा कि, मतलब उससे आपको पता लगेगा डी ब्लॉक में, ठीक है। ये देखो, अब आपको यहाँ पता लग रहा है ग्रुप कैलकुलेट करने के लिए ब्लॉक पहले पता होना चाहिए, है ना, तभी आप फॉर्मूला लगा पाओगे। एक एग्जाम्पल लेते हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल सा, जो आपको ऑलरेडी पता हो। ओके, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम एस ब्लॉक का, मैग्नीशियम, ठीक। सो यहाँ ले लेती हूँ मैं, मैग्नीशियम आपको पता है कहाँ होता है, एस ब्लॉक में। अब चेक करके देखें क्या इससे हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, ठीक है, 12 एटॉमिक नंबर हो गया। कैसे लिखोगे कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6, कितना हो गया यहाँ पे, 10 हो गया, 3s2। चलो अब चेक करते हैं, सबसे पहले पीरियड, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस शेल। वैलेंस शेल आपका 3s, n की वैल्यू यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3। चेक करो क्या ये थर्ड रो में ही आपका आ रहा है, थर्ड रो मतलब थर्ड पीरियड में आ रहा है, यस। पहली वाली लाइन हाइड्रोजन वाली, फिर लिथियम वाली आपकी, उसके बाद नीचे सोडियम वाली, ठीक है। तो उसी में आपका, अगर आप वैसे नॉर्मली आप चेक करो, देखो हम HE उधर कॉर्नर में करते हैं ना, लिथियम, देन ये लाइन आपकी पूरी आएगी नियॉन तक, देन सोडियम, ठीक है, उसके बाद मैग्नीशियम, ठीक है। तो आपका थर्ड पीरियड आ गया। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। मैंने इसीलिए नोन एलिमेंट लिया ताकि आपको डाउट ना रहे कि हम कैलकुलेट कैसे करेंगे या अप्लाई कैसे करेंगे। ओके, हमने निकाल लिया पीरियड, हमने निकाल लिया ब्लॉक, हमें पता लग गया लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, एस में, सो एस ब्लॉक। एंड उसके बाद ग्रुप निकालना है एस ब्लॉक के लिए, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2, सो इट मीन्स ग्रुप 2। आपको पता है ये ग्रुप 2 में लाई करता है एंड एस ब्लॉक है। दूसरी बात, थर्ड रो में है यानी कि थर्ड पीरियड है। अब कोई एलिमेंट लेते हैं डी ब्लॉक का, एक एक एग्जांपल तीनों का ले लेते हैं, डी का भी पी का भी। इसमें एफ ब्लॉक नहीं आएगा, आपको एस पी डी इन तीनों के रिगार्डिंग ही पूछा जाएगा। ओके, डी ब्लॉक में कोई हम सिंपल सा लें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसकी सिंपल हो। चलो ऐसा करते हैं, क्रोमियम ही ले लेते हैं, है ना, है तो एक्सेप्शन बट उससे क्लियर हो जाएगा। क्रोमियम 24 है, मैं इसको रब कर देती हूँ, थोड़ा आपके लिए इजी हो जाएगा। ओके, क्रोमियम का आप अगर लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 24 इसका एटॉमिक नंबर, फाइन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। चेक करके देख लो क्या 24 पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। यहाँ तक आपके 10 10 + 2 12 18 19 एंड देन 5, यस इट इज़ 24। ओके, शुरुआत करते हैं अब हम कहाँ, पीरियड से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस शेल। अब आप ये देखो, यहाँ पे वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल है, लिखा हमने यानी कि फिलिंग हमारी नो डाउट 4s की पहले है 3d की बाद में, बट जब आप वैलेंस शेल की बात करते हो एक्चुअल में वो शेल तो बाहर लाई कर रहा है ना,
4 वाला आपका शेल तो बाहर लाई कर रहा है, तो ये कंफ्यूज मत करना। इसलिए पीरियड आपको कौन सा पता लग गया, 4th पीरियड, ठीक है, इससे पता लगा 4th पीरियड। चेक करके भी आप बेशक देख सकते हो। ये वाली सीरीज थी ना आपकी, ये 3rd था आपका, सोडियम मैग्नीशियम 12 आ जाएगा, 13 14 पूरी वाली लाइन आएगी, लास्ट वहाँ पे क्या आएगा 18 देन 19 20 21। सो इट मीन्स आपका डी ब्लॉक जो स्टार्ट होता है, ये 21st जो आपका एलिमेंट आता है वो 4th पीरियड से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आता है ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन यस डी में एंटर कर रहा है, वो हमें पता ही लग रहा है डी ब्लॉक है, ओके। उसके बाद ग्रुप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। अब आप ग्रुप देखो क्रोमियम का कौन सा है, खुद से पहले चेक करना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम 4th आ रहा है, और उसके पहले 2 ग्रुप्स उधर थे, यानी कि 6 ग्रुप आ रहा है। चेक करते हैं कि क्या यही है कि नहीं। डी ब्लॉक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस में निकालने हैं हमें, n-1 डी में। कितने हैं n-1 डी में, 5 एंड ns +1 6। तो आपका यानी ग्रुप कौन सा आ गया, 6, ठीक है। इसी तरह से पी ब्लॉक का भी, वो भी सिंपल है। मेन डी ब्लॉक में कई बार दिक्कत आती थी, सो मैंने तीनों का आपको बता दिया। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो जिस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है, सो दैट ये वाला पार्ट आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सको। सो अब आपको जब भी इसका क्वेश्चन आएगा तो देखिए आपको दिया होगा एलिमेंट कोई भी XYZ इस नाम से दिया होगा, नाम नहीं बताया होगा, राइट, एंड उसकी एटॉमिक नंबर दे दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं बताई होगी। सी मैंने दिया हुआ है एटॉमिक नंबर 54, ये दिया हुआ है, कोई आपका एलिमेंट है, सपोज एलिमेंट A, ठीक है, लेट कर लिया हमने एलिमेंट A। आपको इसका पीरियड, ब्लॉक, ग्रुप सब कैलकुलेट करना है, ठीक। पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम लिखेंगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। आप देख सकते हो 54 है, मतलब काफ़ी आगे तक है। सो यानी 3d10 भी आपका पूरा कवर्ड ही होगा, 4s2 4p6 4d10। अब एक बारी जरा देख लेते हैं कितना और रह गया, 1 2 3 4, यहाँ तक 10 हुआ, 10 एंड देन 18 एंड 10 28 30 36 46 हो गया। अब हमें करना कितना था, 54, यानी कि 46 में 4 एंड 4 8 आपके अब जो है इलेक्ट्रॉन्स और आने हैं। तो अब इसके बाद आपको ये तो देखो, चलो मुझे पता था, मैंने इसलिए कर लिया। इन केस अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो जो मैंने आपको डायगोनल वाला रिलेशन बताया था कि कैसे आपको लिखनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या फिर एक और तरीका बताया था n+l रूल, क्योंकि बड़े वाले जितने आपके एटॉमिक नंबर हैं उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। सो यहाँ तक तो आपको यूजुअली आदत है ही 4s2 4p6 के लिए, राइट। उसके बाद आपने 4d की फिलिंग, ये मैंने लिख तो दिया है ऐसे, बट जो ऑर्डर है वो आपको ऑलरेडी वैसे ही पता होना चाहिए कि कब किसकी फिलिंग करनी है। अगला देखिए आप, इसके बाद आपका आ जाएगा 5s2 5p6। चेक कर लें, यहाँ तक हमारा कितना हो गया था, 46 48 एंड देन 6 आप करोगे तो 54। फाइन, पूरी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले पीरियड पता लगाते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन चेक करो किस में जा रहा है, पी में जा रहा है ना। सो सॉरी, पीरियड पता लगाने के लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका आउटर मोस्ट शेल का क्या करोगे आप, n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो n = 5 है, मतलब 5th पीरियड। क्लियर। फिर आपका आया ब्लॉक आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन से, लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका जा रहा है p में, सो p ब्लॉक। अब क्या रह गया, ग्रुप p ब्लॉक के लिए आप कैसे कैलकुलेट करते थे, 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। 10 लिखा मैंने, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब आप ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बच्चे जो गलती करते हैं खाली इसको ले लेते हैं सबसे बाहर वाले को। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है वैलेंस शेल में पूरे में, तो आपको ये दोनों कैलकुलेट करने हैं, 6 + 2, ठीक है। सो 8, तो यानी कि 18 आ गया, ग्रुप 18। फाइन। अब इसी में एडिशन करके कई बार पूछ लिया जाता है, ऑल्सो टेल वेदर दिस एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, नोबल गैस, मेन ग्रुप, मतलब इस तरह से कुछ ना कुछ ट्रांजिशन या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इस फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हो ग्रुप 18 मतलब ये हमारी नोबल गैस है। वैसे भी आई थिंक 54 एटॉमिक नंबर देख के पहले ही पता लग गया होगा कि नोबल गैस है। क्लियर। एक तो ये तरीका है क्वेश्चन पूछने का, या फिर आपको कई बार ऐसा दिया होता है 3-4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस दे दी जाएंगी एंड उसमें चूज करना होता है, जैसे MCQ में आ जाए 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी और ये पूछ लिया जाए विच वन ऑफ दीज टू बिलोंग टू द सेम ग्रुप सेम पीरियड, इस तरह से, है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। अच्छा, अगला एक और क्वेश्चन लेते हैं।
प्रिडिक्ट द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिस फॉर n इज इक्वल टू 4। सेम चीज़ पूछी है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट किया है। पोजीशन का मतलब क्या है कि सब कुछ कैलकुलेट करना है। ये मान के चलिए आपकी पोजीशन मतलब आप उसकी लोकेशन बता रहे हैं एक्चुअली पूरी। सो इसमें हमने इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पहले n इज इक्वल टू 4 पुट करना है, 4 - 1 d1 एंड 4s2, राइट। तो यानी आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, 3d1 4s2। ये आपको आई थिंक देखते पता लग जाना चाहिए। डी का पहला इलेक्ट्रॉन जा रहा है एंड ट्रांजिशन सीरीज आपने जो की थी, मतलब कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 3D से ही होते हैं। 3D सीरीज, देन 4D, 5D, 6D, क्लियर। सो यानी ये वो एलिमेंट है जिसमें सबसे पहला इलेक्ट्रॉन जा रहा है। वैसे मैं आपको बता ही देती हूँ, स्कैंडियम है ना, स्कैंडियम है ना। लेकिन अगर इन केस, ये तो चलो छोटा एलिमेंट था तो आपने पहचान लिया, इन केस अगर नहीं हो तो ये आपकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आपको इसके पहले की कॉन्फ़िगरेशन पहले लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, लोकेशन की बात आई अब, तो क्या क्या कैलकुलेट करना है हमें, पीरियड कैलकुलेट करेंगे। 4 से आ गया, वैलेंस शेल का नंबर 4 है, पीरियड आपका 4 आ गया, फाइन। पीरियड 4 हो गया, ब्लॉक आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, डी, ठीक, ओके। देन उसके बाद क्या रह गया, ग्रुप। ग्रुप आप कैसे कैलकुलेट करते हो डी के लिए, इन दोनों को प्लस करके, n-1 डी के इलेक्ट्रॉन्स एंड ns इलेक्ट्रॉन्स। सो आपका क्या जाएगा, ग्रुप 3। वैसे भी आप देखो, अगर जो तीसरा कॉलम जो आपका आता है स्कैंडियम वहीं आता है। सो आपने इसकी पूरी पोजीशन बता दी। अगर पूछ लिया जाएगा किस टाइप के एलिमेंट्स है तो आप क्या बोल दोगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्लियर। सो दिस वाज ऑल कि आप कैसे प्रिडिक्ट करते हो एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं, आपको तो एटॉमिक नंबर दिया होता है, वहाँ से सारी चीज़ कैलकुलेट करनी है। सो आई होप कि आप ये सारी चीज़ें अब पॉसिबली कर पाओगे, MCQ के फॉर्म में आए चाहे आप सिंपल क्वेश्चन। अब आगे मूव ऑन करते हैं। अब हमें जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ना है इस चैप्टर का वो है पीरियोडिसिटी, यानी कि हमें ट्रेंड्स पढ़ने हैं अलग अलग प्रॉपर्टीज़ में। सो ट्रेंड्स पढ़ने के लिए हमें क्या करना है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पहले पता होनी चाहिए। कि अगर हम ये कहें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या है, देखो पीरियोडिक मतलब कि वो कुछ टाइम पीरियड के बाद रेगुलर चेंज शो कर रही हैं। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टी हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है। मेन चीज़ तो यही हुई, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट हो रही है। हम ये पीरियोडिक टेबल में पूरा देख चुके हैं, फाइन। और रिपीट होने के बाद जो आप एक रिलेट हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके अलावा एक रेगुलर ट्रेंड शो करे अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप, ठीक है। सो उसे आप क्या कहोगे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, these are the properties which are directly or indirectly related, डायरेक्टली, और कईयों में तो एक्चुअली डायरेक्टली होगा, कईयों में इनडायरेक्टली होगा, इसलिए मेंशन किया। अभी जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ना अलग अलग, फिर आपको पता लग जाएगा। इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है कॉन्फ़िगरेशन, एंड विच शोज अ रेगुलर ट्रेंड या ग्रेडेशन वर्ड यूज होता है। देखो ग्रेडेशन, GRADATION, ग्रेडेशन का मतलब ट्रेंड ही है। मैं ऑब्लिक करके लिख दे रही हूँ, बुक्स में ग्रेडेशन वर्ड यूज होता है। तो ग्रेडेशन मतलब कि वो एक ट्रेंड शो कर रहा है, कैसे कैसे चेंज हो रहा है। विच शोज अ रेगुलर ग्रेडेशन अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। अलोंग द पीरियड मतलब जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो, एंड डाउन द ग्रुप मतलब टॉप टू बॉटम, ठीक। अब देखिए इसमें प्रॉपर्टीज आपकी जो स्टडी करनी है ना, हमारे पास सिलेबस में कुछ लिमिटेड प्रॉपर्टीज हैं, आपको वही स्टडी करनी है। तो उन प्रॉपर्टीज का जैसे सपोज कीजिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस। तो आपको पता होना चाहिए एटॉमिक रेडियस है क्या चीज़, ठीक, और कितने टाइप्स का है, अगर टाइप नाम की चीज़ कोई है इसमें तो। एंड उसके बाद क्या होगा आपका कि एटॉमिक रेडियस किन किन फैक्टर से इफेक्ट होता है, ठीक है। जैसे साइज है एटॉमिक रेडियस, तो किन किन फैक्टर से वो इफेक्ट हो रहा है, फिर उसका ट्रेंड करना है। तो एक तरह से आपको वो पूरी प्रॉपर्टी कंप्लीट आनी चाहिए, ठीक है। हम शुरू करते हैं एटॉमिक रेडियस से ही। एटॉमिक रेडियस, पहले चीज़ तो ये कि एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करना मुश्किल है,
कुछ डिफिकल्टीज हैं। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यूजुअली जब आपके स्कूल के एग्जाम्स वगैरह होते हैं ना कंसेप्चुअल्स, उसमें पूछा जाता है व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस। उसका रीजन क्या है? एक तो आप एटम को इंडिविजुअली आइसोलेट नहीं कर सकते, है ना, छोटा एटम है, आप उसको आइसोलेट करके ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। दूसरी बात है जो भी आपका एटम आप स्टडी कर रहे हो, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कोई शार्प बाउंड्री नहीं है, राइट। जब शार्प बाउंड्री नहीं है तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि कहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। रेडियस का मतलब क्या हुआ कि आप डिस्टेंस ही पता लगाना चाह रहे हो जहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स हैं न्यूक्लियस से लेके बाहर तक का। तीसरा पॉइंट आपका ये आता है कि इलेक्ट्रॉन्स की आपस की रिपल्शन एंड जो भी चीज़ें हैं उसकी वजह से भी आप बिल्कुल एक्यूरेट एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट नहीं कर सकते। बट स्टिल इन सारी चीज़ों को आप कह सकते हैं ओवरकम करते हुए अलग अलग किसी और तरीके से कैलकुलेट किया गया है एटॉमिक रेडियस। बट उससे पहले हम एटॉमिक रेडियस अगर डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे? कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस है? एक्चुअल में देखो हम क्या इमेजिन करते हैं, सेंटर में न्यूक्लियस है और हम ये करते हैं ना डॉट डॉट डॉट। उसके लिए हमने क्या कहा था, हाइपोथेटिकल हम एक बाउंड्री जैसे मान लेते हैं कि इसके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है ना। तो रेडियस क्या होता है किसी सर्कल या स्फीयर का? सेंटर से लेके बाहर तक जितना आपका आउटर मोस्ट जो भी आपका कह सकते हो वहां तक। तो शार्प बाउंड्री तो नहीं है, बट हम ये तो कह सकते हैं ना कि सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल जहां पे कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, राइट। तो हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस to the outermost shell having electron, to the outermost shell having electron। ठीक, अब बात आती है एटॉमिक रेडियस कितने टाइप्स के हैं। ठीक है, एटॉमिक रेडियस 3 टाइप्स के हैं, कोवेलेंट रेडियस, वैन डर वाल्स रेडियस, मेटालिक रेडियस। ठीक, तीनों को हम सेपरेटली पढ़ेंगे। पहले तो ये जानेंगे कि है क्या चीज़, फिर उनमें आपको पता होना चाहिए किसका रेडियस ज़्यादा किसका कम, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। एटॉमिक रेडियस क्या, इनफैक्ट जितनी प्रॉपर्टीज आप करोगे ना सबको बहुत अच्छे से करना। ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। फाइन, सो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रेडियस से। सो टाइप्स में सबसे पहले टाइप्स कर लेते हैं, लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ रेडियस। ठीक, सबसे पहले आपका आया कोवेलेंट रेडियस। अब नाम से पता लग रहा है कोवेलेंट रेडियस मतलब कहाँ पे होगा, जो आपके कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होंगे जहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड होगा नेचुरली वहीं होगा। सपोज कीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया Cl2 का, ठीक है, 2 एटम्स हैं आपके, ये एक ये हो गया क्लोरीन का और एक ये हो गया, ठीक है, इसका सेंटर इसका सेंटर। अगर आप रेडियस की बात कर रहे हो एक्चुअली कोवेलेंट रेडियस की, तो क्या मतलब हुआ इसका? यही ना कि कोई आपने ऐसा मॉलिक्यूल लिया जिसमें दोनों एलिमेंट सेम हैं, कोवेलेंटली बॉन्डेड हैं, उनका जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है आप उसको हाफ कर दो, दैट इज एक्चुअली कोवेलेंट रेडियस। कहने का मतलब जहाँ कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है उसको आप मेजर कर रहे हो। फाइन, सो ये एग्जांपल अगर मैं इसका हाफ कर दूं, ये क्या हो गया आपका कोवेलेंट रेडियस। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एक तो अगर शॉर्ट में करना चाहें तो क्या कह सकते हैं, हाफ ऑफ बॉन्ड लेंथ, है ना, बॉन्ड लेंथ ही हो गई आपकी, 2 मॉलिक्यूल के बीच की बॉन्ड लेंथ हुई, उसकी हाफ। या फिर हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कोवेलेंट रेडियस को? इट इज डिफाइंड एज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 आइडेंटिकल एटम्स, 2 आइडेंटिकल एटम्स ही है ना, 2 आइडेंटिकल एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, ये जरूरी है कि सेम एलिमेंट होगा, ऑफ सेम एलिमेंट, ठीक, इन अ मॉलिक्यूल विच आर कोवेलेंटली बॉन्डेड। क्लियर? विच आर कोवेलेंटली bonded to each other, covalently bonded to each other। ठीक, सो दोबारा चेक कर लेते हैं एक बारी। हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 आइडेंटिकल एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल विच आर कोवेलेंटली बॉन्डेड टू ईच अदर। क्लियर हो गया कोवेलेंट रेडियस। अच्छा, दूसरा आपका आता है वैन डर वाल्स रेडियस।
ये साथ ही साथ मैं कर दे रही हूँ, पढ़ा दे रही हूँ, क्योंकि वो दोनों थोड़ा कंपैरेटिव स्टडी में है। वैन डर वाल रेडियस का देखिए मतलब क्या है एक्चुअली। वैन डर वाल आपकी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है ना, वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। कोई आपका ऐसा तो है नहीं कि बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ तो कोवलेंट बॉन्ड था, यहाँ कोई वैन डर वाल बॉन्ड नहीं होता है, जस्ट वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है। तो यानी कि एक मॉलिक्यूल सपोज क्लोरीन का ये है और इसके पास में ही क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल मैं ये कह दूं कि और है, ठीक है। सेम आइडेंटिकल मैंने कंसीडर कर लिया, एक मॉलिक्यूल और है, इनका अपना भी जो डिस्टेंस है वो क्या था, वो तो कोवलेंट डिस्टेंस है, बट इनका जो आपस में डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, इसका हाफ अगर आप कर दोगे वो क्या हो जाएगा, वैन डर वाल रेडियस। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये है दो आपके अलग अलग मॉलिक्यूल्स सेम एटम होने चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कि एक क्लोरीन हो एक फ्लोरीन हो, ठीक, कंसीडर ये किया जाता है। उनमें जिनमें कि वीक वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, उस डिस्टेंस का अगर आप हाफ कर दोगे दैट इज एक्चुअली वैन डर वाल रेडियस। यहाँ पे एक्चुअल में कोई बॉन्ड नहीं बना है, जस्ट वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है जो दो साइड बाय नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट कर रही हैं। नेचुरली आपका अगर ये सेम एलिमेंट है या कुछ इनके बीच में कुछ वीक फोर्सेस एग्जिस्ट कर सकती हैं ना, उन्हीं का जस्ट हाफ कंसीडर किया गया है और इसको कहा गया है वैन डर वाल फोर्सेस या वैन डर वाल रेडियस। इसका दूसरा नाम भी है इनर्ट गैस रेडियस। इनर्ट गैस रेडियस क्यों कहा गया? क्योंकि आपने देखा इनर्ट गैसेस में बॉन्ड्स या कह सकते हैं कि कंपाउंड्स नहीं बनते थे, पहले तो बिल्कुल नहीं बनते थे, है ना। तो उसके केस में क्या किया था, वो रिएक्ट करते नहीं थे, कंपाउंड्स बनाते नहीं थे, जस्ट वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती थी। उसी के बेसिस पे क्या नाम दे दिया गया, इनर्ट गैस रेडियस। किसको? वैन डर वाल रेडियस को। फाइन। एंड एक चीज़ और, लास्ट में यानी कि बाद में पता लगने लगा कि कंपाउंड्स बनने लगे जिनॉन के, है ना, बाकी अदर आपके एलिमेंट्स के, कुछ क्रिप्टॉन के। सो उनके केस में कभी कभार वैन डर वाल रेडियस यूज होता है, कभी कभार कोवलेंट रेडियस, डिपेंड करेगा कि बॉन्ड बन रहा है, कंपाउंड्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे। अब बात आती है कि अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करूं तो कौन बड़ा होगा, कौन सा रेडियस बड़ा होगा और कौन सा छोटा। एक बात आप देखिए, कोवलेंट में यहाँ पे आप देख सकते हो क्या हो रही है, ओवरलैपिंग, है ना, ओवरलैपिंग हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं डिस्टेंस कम हो रहा है। एक रीजन तो ये हुआ। दूसरा ये कि कोवलेंट बॉन्ड इज अ बॉन्ड, है ना, वहाँ बंधे हुए हैं, और वैन डर वाल फोर्सेस में आपकी वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, तो नेचुरली इंटरमॉलिक्यूलर जो आपका डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा। सो दोनों केसेस को अगर आप देखो, दोनों को कंसीडर करते हुए कोवलेंट रेडियस, आपका कोवलेंट रेडियस छोटा होगा इन कंपैरिजन टू वैन डर वाल रेडियस, ठीक है। दो रीजन हो गए। एक आपने रीजन देना है ओवरलैपिंग का, इन केस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड देयर इज ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑब्वियसली ओवरलैपिंग ही है, ठीक है। एंड दूसरा रीजन आप क्या दोगे, वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है। एंड कोवलेंट बॉन्ड के केस में बॉन्ड है तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कंपैरेटिवली कम है। सो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये दो टाइप्स हो गए, ठीक है। तीसरा टाइप है आपका मेटालिक रेडियस। थर्ड टाइप है आपकी मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस नाम से पता चल रहा है किस चीज को कॉरेस्पॉन्ड करेगा, मेटालिक लैटिस या मेटालिक बॉन्ड को। अब आपने देखिए, मैं आपको बताती हूँ मेटालिक बॉन्ड है क्या। सपोज कीजिए आपने इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, आई डोंट नो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा, बट सपोज कीजिए एक आपका मेटालिक लैटिस है, उसमें ये पॉजिटिव चार्ज आपको मैंने जो शो कर रही हूँ ये क्या है, कैटायंस, ठीक है। मेटल एटम्स आपको पता है इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, राइट। इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाते हैं, कैटायंस। तो ये जो आपके मेटल कैटायंस दिख रहे हैं, इनको आप कहते हो, ये जो पॉजिटिवली चार्ज है ना, कर्नल्स, ठीक है। एंड ये एक लैटिस जैसा मैंने शो किया हुआ है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल ऑफ मेटालिक लैटिस। तो एक्चुअल में ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो कि पॉजिटिव कर्नल्स एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में डेवलप हो रही है, दैट इज मेटालिक बॉन्ड। क्लियर? तो मेटालिक रेडियस अगर आपको पता लगाना है तो आप क्या बोल दोगे, जो दो आपके साथ साइड बाय साइड वाले मेटालिक लैटिस में दो मेटल आयंस जो आपके साइड बाय साइड है, एडजेसेंट हैं, उनके बीच के डिस्टेंस को अगर आप हाफ कर दो, दैट इज एक्चुअली मेटालिक रेडियस, ठीक है। दोबारा बता देती हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल होता है मेटालिक लैटिस का, उसमें इलेक्ट्रॉन्स आपके ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं, ठीक है, फ्रीली मूव कर रहे हैं। एंड पॉजिटिव कर्नल्स हैं जो अपनी जगह पे वाइब्रेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मेटालिक लैटिस का मतलब, लैटिस के मतलब का क्या होता है, ये पॉइंट्स आपके फिक्स्ड हैं,
वहीं पे आपका मेटल प्रेजेंट है, तो वो अपनी जगह पे वाइब्रेट करेगा लेकिन हिलेगा नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स उसने लूज कर दिए हैं इसलिए पॉजिटिवली चार्ज है, और उनको क्या कहते हैं हम, कर्नल्स। तो जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रही है इन बिटवीन पॉजिटिव कर्नल्स एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन, दैट इज मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। मैं मेंशन कर देती हूँ, कर्नल्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच की फोर्स को आप क्या कह दोगे, मेटालिक बॉन्ड। और अगर आपको रेडियस डिफाइन करना है तो हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट मेटल आयंस इन द मेटालिक लैटिस, ठीक है। क्या बोलेंगे हम, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटरन्यूक्लियर इसलिए बोलते हैं क्योंकि दो न्यूक्लियस ही तो हैं जो आपके साइड साइड वाले मेटल एटम्स हैं, कोई भी आप जो कंसीडर कर रहे हो। हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ टू एडजेसेंट मेटल एटम्स मत लिखना यहाँ पे, मेटल आयंस लिखोगे आप, ये ध्यान देना, टू एडजेसेंट मेटल आयंस इन द मेटालिक लैटिस, क्लियर, मेटालिक लैटिस। फाइन, मेटालिक बॉन्ड आपने जान लिया, मेटालिक लैटिस जान लिया, एंड मेटालिक रेडियस जान लिया। अब बात आती है तीनों का कंपैरिजन अगर हम करें, कोवलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस एंड वैन डर वाल रेडियस। तो देखिए ये तो पता लग गया कि वैन डर वाल रेडियस ज़्यादा है कोवलेंट से, मतलब लार्जर है आपका। अब कोवलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड में अगर आप कंपैरिजन करो तो आपके अकॉर्डिंग किसका ज़्यादा होना चाहिए। देखिए कोवलेंट बॉन्ड में स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हैं इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ ये आप इलेक्ट्रॉन लूज कर चुके हैं, यहाँ पे ये मेटल के जो आपके कैटायंस हैं, तो इनमें जस्ट क्या है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। बट आप कंपैरिजन करोगे अगर कोवलेंट रेडियस के साथ, कोवलेंट बॉन्ड्स के साथ, वहाँ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हैं, यहाँ थोड़े वीकली अट्रैक्टेड हैं। तो इस वजह से मेटालिक रेडियस आपका क्या होगा, लार्जर देन कोवलेंट रेडियस, क्योंकि एक्चुअली हमारा डिपेंड तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पे ही कर रहा है। अगर आपकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हैं तो यानी आपका जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, कम होगा। सो आपको तीनों का ट्रेंड के हिसाब से वैन डर वाल रेडियस, देन आपका आ जाएगा मेटालिक रेडियस, ठीक, एंड उसके बाद लास्ट में आपका आएगा कोवलेंट रेडियस। सो ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए आता है अगर आपका ट्रेंड इनमें, मतलब ट्रेंड कह सकते हो या कंपैरेटिव स्टडी पूछ ली जाती है तीनों रेडियस की, क्लियर। तो ये हमने एटॉमिक रेडियस प्रॉपर्टी पढ़ी, इसकी बेसिक पढ़ा है अभी कि है क्या क्या प्रॉपर एटॉमिक रेडियस एंड इसके टाइप्स। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इसकी वेरिएशन, एंड वेरिएशन में भी हमें ईच एंड एवरी फैक्टर स्टडी करना होगा जो कि एटॉमिक रेडियस को इफेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। सो टिल देन आप यहाँ तक जितना है उसको पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करो, एंड डेली आओ, रेगुलरली क्लास लगाओ, सो दैट आपको कोई भी लेक्चर मिस ना हो। आई होप आप लेक्चर्स एंजॉय कर रहे होंगे एंड आपको कुछ ज़रूर फ्रूटफुल मिल रहा होगा। सो दैट्स इट फॉर दिस एंड थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।